मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव को उतारकर बड़ा दांव खेला है। कई समीकरणों को एक साथ साधते हुए नेताजी की विरासत संभालने की जिम्मेदारी डिंपल यादव को सौंप दी है। दरअसल कई दिनों से मैनपुरी सीट पर उम्मीदवारों को लेकर समाजवादी पार्टी चर्चा कर रही थी, मंथन चल रहा था। परिवार के ही किसी व्यक्ति को टिकट देने पर यह मंथन चल रहा था, जिसमें कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन डिंपल के नाम पर फाइनल मुहर लगी। अब बीजेपी के सामने अखिलेश ने गुगली फेंक दी है। सवाल है कि बीजेपी अब क्या करेगी? क्या बीजेपी अपर्णा को मैदान में उतारेगी या फिर मैनपुरी में कमल खिलाने के लिए कोई और रणनीति तैयार करेगी? हालांकि बीजेपी का दावा है कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की तरह ही मैनपुरी भी फतह करेंगे। वहीं दूसरी तरफ चाचा शिवपाल को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि उनका कहना है कि वो अपनी पार्टी से मीटिंग कर तब कोई फैसला लेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि शिवपाल यादव डिंपल के सामने अपने पैर पीछे खींच सकते हैं, और यह भी एक वजह है कि अखिलेश ने डिंपल को टिकट देकर मैनपुरी के मैदान में उतारा है उन्हें। इन सबके बीच मैनपुरी की जंग में ओपी राजभर भी ताल ठोक रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर होगी बहस। कुल मिलाकर डिंपल के मैदान में आने से मैनपुरी उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। चर्चा से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी इतिहास कायम करेगी, जो आज तक पूरे देश में जो इतने वोटों से नहीं जीता होगा कोई, जितने वोटों से समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी। समाजवादी पार्टी ने जो फैसला किया है, ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। अखिलेश की गुगली बीजेपी को कर पाएगी आउट? परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है, यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। और लेकिन शायद यह भूल गए हैं कि इस बार मैनपुरी की जनता वंशवाद के नाम पर वोट नहीं करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी और मैनपुरी में कमल खिलेगा। मैनपुरी की सियासी पिच पर क्या है बीजेपी की रणनीति? तो भारतीय जनता पार्टी 100% मैनपुरी चुनाव जीतेगी और उसकी पूरी योजना भी हम लोग बना चुके हैं। जब हम रामपुर जीत सकते हैं, जब हम आजमगढ़ जीत सकते हैं, तो मैनपुरी में जीतने में कोई कठिनाई भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगी। क्या बीजेपी लगाएगी अपर्णा यादव पर दांव? भारतीय जनता पार्टी हमारा प्रत्याशी तो घोषित है, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है। हाँ, नाम निमित्त मात्र कोई भी नाम आ सकता है। हाँ, तो इसलिए हम कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, इसलिए जो आएगा उसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी होगी और वही जीत के आएगा। मानेंगे या ठानेंगे, अब क्या करेंगे शिवपाल? ये सब कुछ है, अभी तो आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है। अब आज सूचना आज से जारी हुई है। अब जब भी 2-3-4 दिन में आपको सब बुला करके, लखनऊ बुला करके या कहीं बुला करके आपको सब कुछ है। सब लोग साथ में हैं, सब एक साथ में हैं, और जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो आप देखेंगे सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरीके से समाजवादी पार्टी बड़ी भारी मतों से इस चुनाव को जीत के। यादव लैंड की जंग, जनता किसके संग? समाजवादी पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए अपने फैसले पर। इस पोजीशन में डिंपल यादव जी को चुनाव लड़ाना, नेताजी की सीट पर डिंपल यादव चुनाव लड़ाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सीट मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी जीत पाएगी। तो मैनपुरी लोकसभा, खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, और उससे पहले ये लड़ाई बहुत रोचक होती जा रही है। समाजवादी पार्टी ने अब तक 3 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहला फैसला रहा खतौली विधानसभा आरएलडी को देना, और उसके बाद मैनपुरी को लेकर 2 बड़े फैसले। सबसे पहले पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक एमएलए आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिलाध्यक्ष बनाना, और अब डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतार देना, यानी कि विरासत की सियासत की जिम्मेदारी अब डिंपल यादव के कंधे पर डाल दी गई है। एक बड़ा फैसले के तौर पर इसे लिया जा रहा है। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का रुख कर लेते हैं, फिर इसी पर होगी बातचीत। हमारे साथ राजेश चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त मौजूद हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सुभाष चंद्र यादव, प्रवक्ता एसबीएसपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नाहिद लारी खान, प्रवक्ता
एसपी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है नाहिद जी आपका भी न्यूज 18 पर। मोहम्मद इखलाक प्रवक्ता पीएसपीएल और रमेश ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक एक कर सबके पास चलते हैं। सबसे पहले राजेश चौधरी जी, क्या आपके लिए गुगली की तरह है ये फैसला? परिवारवाद का आरोप आप लगा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहां पर एक ऐसा दांव चल दिया है अखिलेश यादव ने जो परेशानी खड़ी कर सकती है। ये दांव परेशानी आपके लिए बन सकता है? देखिए, जिसको आप दाव बता रही हैं, मुझे लगता है वो अखिलेश यादव की कमजोरी है। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। एक ऐसा अदना कोई कार्यकर्ता इनको नहीं मिला जिसको वो उपचुनाव लड़वा सकें। विशुद्ध रूप से वंशवाद पर कायम रहने वाली पार्टी, परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी। मैं तो कहता हूं वो लोग जो इससे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्यों गला रहे हैं? जब अखिलेश यादव को अपने परिवार को ही चलाना है, उसी के परिवार के बीच सिमट के रहनी है, तो आप देखिए कोई कार्यकर्ता इनको नहीं मिला। और इतिहास दोहराएगा आजमगढ़ का, इतिहास दोहराएगा रामपुर का। इनके लिए तो रामपुर भी अजय था। राजेश जी, यहाँ सिर्फ डिंपल यादव का चुनाव लड़ना नहीं है। इतिहास बदलेगा। यहाँ सिर्फ डिंपल यादव का चुनाव लड़ना नहीं है। डिंपल यादव परिवार की बहू हैं और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुलायम सिंह यादव, उनकी सेहत बिगड़ना, उनका हॉस्पिटल में जाना और उसके बाद उनका देहांत और उसके बाद तमाम जो प्रक्रियाएं निभाती हुई डिंपल यादव सबके सामने नजर आई। यादव परिवार की बहू यानी कि मैनपुरी की बहू। तो आपको लगता नहीं कि इस बार ये सिंपैथी वोट समाजवादी पार्टी के साथ, डिंपल यादव के साथ रहेगा, एक बहू के तौर पर आशीर्वाद रहेगा? और दूसरा, जिस शाक्य वोट बैंक पर आपकी नजर थी, जिसके साथ आप पिछले लोकसभा चुनाव में उतरे थे, उसको साधने की भी कोशिश हुई है आलोक शाक्य के जरिए। देखिए, मैनपुरी किसी की जागीर नहीं है। आज राजे रजवाड़े नहीं है। आज राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, ईवीएम से पैदा होता है। जनता को तय करना है कि मैनपुरी किसके साथ रहनी है। मुलायम सिंह जी जीते थे चुनाव, बहुत बड़े अंतर से नहीं जीते थे। 2019 में आपने देखा होगा थोड़ी कमी रह गई थी, उस कमी को इस बार मैनपुरी की जनता 93,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे मुलायम सिंह यादव। का कमल निश्चित रूप से खेलेगा। किसी की जागीर थोड़े ना मैनपुरी, यादव परिवार की जागीर है क्या? ठीक है, ठीक है, आपकी तैयारियों पर भी बात करेंगे, आपकी तैयारियों पर भी बात करेंगे। ठीक है, आपकी तैयारियों पर भी बात करेंगे। अब समाजवादी पार्टी का रुख कर लेते हैं। नाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। नाहिद लारी खान जी, ये बताइएगा, इतनी चर्चा, इतना मंथन और उसके बाद घर के अंदर से ही उम्मीदवार को आप उतारते हैं। तेज प्रताप यादव का नाम आया, धर्मेंद्र यादव का नाम आया, चाचा शिवपाल वहां उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, बड़ी जिम्मेदारी के इंतजार में थे। डिंपल यादव पर ही भरोसा, ऐसा क्यों? मेनका जी, आपके किसी भी सवालों का उचित जवाब बीजेपी के प्रवक्ता ने दिया नहीं। उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही कि कैसे बौखला गए हैं जब से आदरणीय डिंपल यादव जी का नाम घोषित हुआ है। और जो ये परिवारवाद की बार बार बात करते हैं बीजेपी, आज मैंने सुना कि उप मुख्यमंत्री वो हैं जो हारू मुख्यमंत्री हैं। हारू उप मुख्यमंत्री खुद अपने क्षेत्र में हार गए, बुरी तरह से हार गए। और किससे हारे? समाजवादी पार्टी और गठबंधन की मजबूत प्रत्याशी से हारे। तो वो क्या बात करेंगे? ये लोग क्या बात करेंगे परिवारवाद की? मैं पुरानी लंबी लिस्ट की बातें नहीं करूंगी कि राजनाथ सिंह जी और मैं सिंधिया परिवार। नाहिद जी, लेकिन आपके साथ रहे दल भी कह रहे हैं, आपके साथ रहे दल, महान दल, उनके संस्थापक भी कह रहे हैं, अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि डिंपल यादव के लिए ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। प्रियंका जी, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगी, थोड़ा अनइंटरप्टेड मुझे भी टाइम दे, जैसे आपने बीजेपी प्रवक्ता को दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे परिवार बात कर रहे हैं तो अभी 3 दिन पहले जो लखीमपुर में जो चुनाव हुआ, अरविंद गिरी के जो बेटे ने चुनाव लड़ा, तो वो उनके बेटे थे कि वो गली मोहल्ले का कोई लड़का था जिसने चुनाव लड़ा? परिवार से यही लड़ा ना, परिवार से लड़ा। वहां जागीर इनको नहीं दिखाई दिया, वहां क्या कोई जागीर है किसी? और फिर आपका चैनल और आपके शहर सारे चैनल उस वक्त चीख कर साफ बता रहे थे कि सिंपैथी वोट मिला इसलिए जीते, सिंपैथी वोट। तो आप लोगों ने स्पष्ट बता दिया ना कि बीजेपी इस पोजीशन में नहीं थी कि वहां जीतती। जनता वैसे बीजेपी से आक्रोशित थी, लेकिन चूंकि वहां जो है निधन हुआ था अरविंद गिरी जी का, इसलिए बीजेपी को, इसलिए जो है उनके बेटे को वोट दे दिया। एक बात। और जो दूसरी बात आप कर रही हैं डिंपल यादव जी की, देखिए मैनपुरी की लाखों लाख सम्मानित जनता बार बार, जब से माननीय नेताजी का निधन हुआ था, बार बार सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग करती रही कि मैनपुरी से आदरणीय डिंपल यादव जी को चुनाव लड़ाएं। और मैं आपके चैनल के
माननीय नेताजी ने अनेक बार कहा, मैं खुद भी इसकी साक्षात गवाह हूँ कि वो ये उनका आखिरी चुनाव है और मैनपुरी की सामान्य जनता चूंकि उनको बहुत सम्मान देती है, उनसे बहुत स्नेह करती है, उनसे उनके पूरे खानदान से, तो इसलिए वो कहते थे कि अगर इस सीट पर कोई भी चुनाव लड़ेगा तो या तो मेरा बेटा अखिलेश लड़ेंगे या मेरी बहू डिंपल लड़ेंगी चुनाव। तो नहीं जी, इससे पहले भी मैनपुरी पर लोकसभा उपचुनाव हुए हैं जब नेताजी जीते और उन्होंने फिर सीट छोड़ी, क्योंकि वो आजमगढ़ और मैनपुरी दोनों जगहों से जीते थे। दो बार ऐसा हुआ कि मैनपुरी उपचुनाव हुआ, एक बार तेज प्रताप यादव, दूसरी बार धर्मेंद्र यादव, और वो यहां से सांसद रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह हो रहा है कि इतने मंथन के बाद भी डिंपल यादव, जिनको लेकर अखिलेश यादव ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन उनको अपनी बात से पलट जाना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी? अरे मैंने तो आपको तो जवाब दिया अभी कि अरे भाई लाखों लाख सामान्य जनता मैनपुरी की निरंतर मांग करती रही, वहाँ के नेता, वहाँ के कार्यकर्ता, विशेषकर वहाँ की सामान्य जनता लाखों लाख, ठीक है, वो निरंतर, ठीक है, जनता की मांग पर आपने फैसला लिया, समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया। एक एक कर सबसे बात कर ले, ठीक है। पीएसपीएल से मोहम्मद इखलाक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इखलाक जी, अब क्या करेंगे चाचा शिवपाल यादव? बहू के खिलाफ ताल ठोकेंगे, मैदान में उतरेंगे या फिर बहू को आशीर्वाद देंगे? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव साहब ऐसे व्यक्ति हैं नेताजी के बाद जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने कदमों से नापा। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको आदरणीय नेताजी के बाद शिवपाल सिंह यादव साहब ने काम ना किया और लोगों के बीच ना गए हो। लगातार आज भी वो जनता के बीच में रहते हैं। इखलाक जी, ये तो 2022 विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, नेताजी के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव ने मेहनत की, पार्टी को मजबूत बनाने में, संगठन को मजबूत बनाने में उनकी मेहनत रही। एक एक कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानते हैं वो। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब परिवार की लड़ाई हुई, परिवार टूटा, उसके बाद से शिवपाल सिंह यादव कई बार कह चुके हैं कि उन्हें सम्मान का इंतजार है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार खत्म होता नहीं दिख रहा। विधानसभा में जब आप समाजवादी पार्टी के साथ आए तब भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर शिवपाल को चुनाव लड़ना पड़ा और उसके बाद एक ही सीट उन्हीं को सिर्फ मिलती है। उसके बाद भी अभी तक फैसला ना ले पाना, इसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो फैसला ना ले जाने की बात नहीं है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब हमेशा नेताजी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। 2022 के चुनाव में जब आदरणीय अखिलेश यादव साहब उनके घर गए तो उन्होंने अपनी पूरी पार्टी का त्याग किया। आप लोग ने भी देखा, एक सीट पे माने। और जिम्मेदारी की देखिए बात है, तो जो भी जिम्मेदारी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब को मिली, अभी 22 के चुनाव में उनको पूर्वांचल का स्टार प्रचारक बनाया गया, तो सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं से किसी के पास कहीं से आई समाजवादी पार्टी की तो पूर्वांचल से आई। स्टार प्रचारक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब थे। तो जो भी जिम्मेदारी उनको लगातार मिली है समाजवादी पार्टी, तो क्या अभी भी जिम्मेदारी का इंतजार है? अब भी जिम्मेदारी का इंतजार है? मैनपुरी से अनाउंस हो चुका है। इस वक्त अब देखिए, अब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब नेताजी की विचारधारा को आगे ले जाने का काम करेंगे। जो उत्तर प्रदेश का कोई भी गरीब परेशान ना हो, कोई भी पिछड़ा परेशान ना हो, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का जो नेताजी का सपना था उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि पीएसपीएल अब क्या करेगी? क्या मैनपुरी के चुनाव लड़ेंगे, मैनपुरी का चुनाव, या फिर नहीं लड़ेंगे? राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है। मैं तो कहना चाहूंगा कि एक दो दिन इंतजार करें, अभी भी इंतजार, बहुत जल्दी तस्वीरें सामने होंगी और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि तस्वीरें बहुत ही अच्छी ठीक है। सुभाष चंद्र यादव, प्रवक्ता एसबी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, आप पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ रहे। चुनाव खत्म, सत्ता में वापसी नहीं हुई समाजवादी पार्टी की, तो दोस्ती भी टूट गई, गठबंधन भी टूट गया और अब 2 जगहों से कैंडिडेट का ऐलान हो चुका है। मैनपुरी की जंग की अगर हम बात करें, डिंपल यादव हैं और आपके उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने अभी उम्मीदवार का ऐलान किया नहीं है। आपकी मौजूदगी किसे डेंट करने वाली है? देखिए, हमारा उद्देश्य किसी को डेंट करना नहीं होता है, क्योंकि राजनीति के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती है, इनका सबका हक बनता है कि वो चुनाव के अंदर प्रतिस्पर्धा करें, उसके अंदर भाग लें, पार्टिसिपेट करें। हम किसी को डेंट करने के उद्देश्य से क्यों जाएंगे मेनका जी? हमारा भी तो उद्देश्य कि हमारा प्रत्याशी वहां पे जीते, जाहिर सी बात है। वहां पे तो कैसे जीतेंगे? चुनाव के माध्यम से हम कहीं सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ये साबित करना चाहते जी। कैसे जीतेंगे? यहाँ पर जीतेंगे या फिर कुछ वोट लेंगे? कितने वोट आपको मिलेंगे? कोई कैलकुलेशन तो होगा ना? देखिए, इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं, क्योंकि हम भविष्यवक्ता नहीं है।
हम जिस मुद्दे के ऊपर बैठे उस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कौन सी पार्टी कौन सी जीती कौन सी नहीं जीती है, तो जनता का जनादेश होता है, जनता तय करती है। लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उतार रही है और पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और इस चुनाव के माध्यम से वो ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनकी गिनती नहीं होती या जिनका वजूद नहीं माना जाता, इस चुनाव के माध्यम से राजनीति के अंदर वो जातियां अपना वजूद दिखाने का प्रयास करेंगी, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपने आप को देखती हैं कि ये जातियां हमारे सिर्फ इस्तेमाल की जाती हैं, इनको हाशिए पर रखा जाता है। तो मेनका जी बिल्कुल स्पष्ट बात है कि हम क्या किसी को डेंट करने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। हमारा मेन मकसद है कि मैनपुरी की लोकसभा को किस प्रकार जीता जाए, उसकी रणनीति तैयार हो रही है और प्रयास यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से उसके अंदर हम हासिल करें और हमारा प्रत्याशी जीत के आए। तो डेंट वाली बात नहीं आ रही। आपका इशारा कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन सुहेल देव सुभाष जी कल ही तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि हम हराने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन हराएंगे कैसे? रणनीति तो होनी चाहिए। सबसे ज्यादा यादव वोट बैंक है, 4.25 लाख से ज्यादा, तो वहीं पर शाक्य दूसरे नंबर पर हैं और भी कई जातियां हैं जिनमें से ज्यादातर बीजेपी के साथ मानी जाती हैं, तो कैसे हराएंगे? देखिए मेनका जी चुनाव के अंदर जब लड़े जाते हैं, दो पहलवान अगर अखाड़े में उतरे हैं तो जाहिर सी बात है एक जीता एक हारेगा। रही बात यहाँ पे यादव लैंड के बाद में आप देखिए ना कि 1,50,000 के आसपास ठाकुर मतदाता है, 1,20,40,000 के आसपास जाटो मतदाता भी दलितों के अंदर है, लोग 1 लाख के आसपास हैं, वैश्य और मुस्लिम। तो आपको लगता है कि ये सभी ओम प्रकाश राजभर के साथ एकजुट होंगे? ठीक है, एक्सपर्ट के पास चलूंगी। रमेश ठाकुर, बात है सिर्फ आप यादव लैंड की बात क्या कर रहे हैं? यादव मेनका जी बोल दूं मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी स्पष्ट कर दिया कि यादव समाजवादी पार्टी की बहुमत ही नहीं है। क्या यादव आजमगढ़ के अंदर कम थे, लेकिन यादव का मतदाता वहां से टूटा है ना आजमगढ़ के अंदर से। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प बात है, ये बहुत दिलचस्प बात है। कल ओम प्रकाश राजभर भी यही कह रहे थे कि अब कोई लैंड नहीं रह गया, कोई यादव लैंड नहीं रह गया, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अब कहीं वर्चस्व नहीं समाजवादी पार्टी का, कोई गढ़ नहीं समाजवादी पार्टी का। वहीं बीजेपी जब आती है मीडिया के सामने तो बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी ने चाचा को छोड़ दिया, एक बार फिर छोड़ दिया, यानी कि एसबी-एसपी को दर्द इस बात का है, बीजेपी के फेवर वाली बयानबाजी, बीजेपी को चाचा का दर्द है। यह बहुत दिलचस्प स्थिति है। रमेश ठाकुर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। रमेश ठाकुर जी, आपसे सवाल है कि क्या वाकई परिवार के अंदर और परिवार के बाहर चित कर देने वाला दांव खेला गया है अखिलेश यादव की ओर से डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारकर? नहीं मेनका जी, इस पूरे चुनाव को मैं अलग नजरिए से देखता हूँ। वो नजरिया ये है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक मैच्योर पॉलिटिक्स का एक यहाँ पे एक तस्वीर पेश करी है। वो तस्वीर ये है, कयास ये लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव को शायद मैदान में उतार दिया जाए, क्योंकि पारंपरिक इनकी सीट रही है। और रही बात इस बार सहानुभूति वाला चुनाव ये है, चाहे इनके परिवार से, चाहे शिवपाल यादव होते या डिंपल यादव इस समय है चुनाव में, या कोई भी होता, तो सहानुभूति वाला वोट इनको मिलता। लेकिन अगर आंकड़े, अगर भूगोल अगर आप देखो 2014-2019 के दो चुनावों में, तो वोट प्रतिशत में डिवाइडेशन बहुत ज्यादा हुआ है। और भाई 80-85% कम से कम यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, और उसके बाद में 20% यहाँ पे एससी वोटर है। उसके बाद में ये सबको गणित को इकट्ठा करना और फिर चुनावों में जाना, ये कितनी परेशानियां इनको दे सकता था, ये बात 2014-2019 में समाजवादी पार्टी के कुनबे को पता चल गया जी। था। तो रमेश जी, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने इस बार बहुत ही परिपक्व फैसला लिया। एक तरफ शाक्य वोटों को साधने के लिए आलोक शाक्य को जिम्मेदारी दी गई, जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो दूसरी तरफ डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया ताकि जो विरासत की सियासत है वो भी बची रहे, अपने पास रहे, और यादव वोट बैंक तो रही, परिवार के अंदर या बाहर शिवपाल चाचा वो भी कोई यहां पर आपत्ति खड़ी ना कर सके। तो एक परिपक्व फैसला लिया गया। नहीं देखिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखो, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सारे परिवारवाद पे ही डिपेंड है, और कोई नहीं चाहता कि हमारे परिवारवाद की जो विरासत है वो खत्म हो। तो वैसे ही कमोबेश अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी करना चाह रही है, और नहीं चाहेगी कि मुलायम सिंह यादव की जो पारंपरिक जो सीट है वो किसी के पास में जाए। लेकिन यहाँ पे जो चुनावी पंडितों की और जो पूरी मीडिया की एक नजर बनी हुई थी, हो सकता है कि शिवपाल यादव को यहाँ से उतारा जाए। लेकिन वहाँ लोकल की जो रिपोर्ट आ रही है, जो बताया जा रहा है कि हो सकता है इस सीट के बाद, इस उपचुनाव के बाद में पैचअप हो गया है। जो पारिवारिक जो कॉन्फ्लिक्ट जो था दोनों नेताओं में, चाचा भतीजे में, वो ये हो गया कि 2024 का चुनाव आने वाला है, आप 2024 में आइएगा, उसमें चुनाव लड़िएगा, पार्टी को संभालिएगा। अब 1-1.5 साल के अंदर सोर्स क्या है रमेश जी, इसका सोर्स क्या है आपके पास? सोर्स क्या है नहीं, सोर्स और कितना मजबूत है?
आप देखिए सोर्स क्या है, ये चीजें पता चल जाती है। ठीक है, ये मैं नाहिद जी से पूछ लेती हूँ। नाहिद जी, ऐसा है क्या चाचा के साथ कोई पैचअप हो गया कि इस बार बहू को 24 में आप आइएगा? देखिए, अगर शिवपाल जी की बात करें तो माननीय डिम्पल यादव जी उनकी बहू है, ठीक है, सगी बहू नहीं है, लेकिन सगी से कम भी नहीं, एक बात। और आप ये समझिए कि मैनपुरी की सम्मानित जनता ने तय कर लिया है, जैसे ही आज आदरणीय डिम्पल यादव जी के नाम की घोषणा हुई, वहां तो खुशी की लहर तौर पर ही वहां लोग इतना खुश थे, और उन लोगों ने तो तय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी और माननीय डिम्पल यादव जी को भारी मतों से विजयी करेंगे और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। आप ये समझिए कि माननीय नेताजी को मैनपुरी की सम्मानित जनता बहुत सम्मान देती रही, बहुत स्नेह करती रही। तभी तो आप देखिए, जब माननीय नेताजी का निधन हुआ, लाखों लाख लोग जनमानस जो है, पार जनसमूह का जो सड़कों पर आ गया। जी नाहिद जी, तो आप यही उम्मीद है समाजवादी पार्टी को कि ये प्यार बरकरार रहेगा परिवार के साथ मैनपुरी की जनता का। लेकिन बीजेपी दावे कर रही है कि यहां पर भी सेंधमारी होगी, जिस तरह से आजमगढ़ में और रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने की थी, किला फतह किया था। राजेश चौधरी जी, ये बताइएगा, समाजवादी पार्टी ने तो कैंडिडेट घोषित कर दिया, लेकिन आपके नाम अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। चर्चा कई नामों की है, अपर्णा यादव, साथ ही प्रेम शाक्य जिन्हें पिछली बार चुनाव में मैदान में उतारा था, तृप्ति शाक्य, इतने सारे नाम है, हवा में घूम रहे हैं, लेकिन फैसला अब तक नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक धारा के समान है, निरंतर जो है चुनाव के लिए तैयार रहती है। और मैनपुरी में जो भी प्रत्याशी होगा, कमल का चिन्ह हमारा प्रत्याशी है, सब जानते हैं कमल पर वोट लगाना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। नाहिद जी कह रही है, जो मुद्दा है आपने मैनपुरी में, मेरी बात सुनिए, आपने मैनपुरी में वंशवाद की बात कही, यही सवाल मैं रख रही हूं। राष्ट्रवाद का साथ, यही तो नारा है वहाँ। अच्छा, गोला गोकर्णनाथ में वंशवाद नहीं था, विनाश और राष्ट्रवाद का साथ। गोला गोकर्णनाथ में वंशवाद नहीं था। जिस चेहरे को 2019 में जिस चेहरे को कन्नौज की जनता ने नकारा है, नकारा हुआ चेहरा जनता के सामने है, और जो कन्नौज में हुआ है वो मैनपुरी में होने वाला है। बहुत ज्यादा इनको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। नाहिद जी जवाब देंगे, नहीं, नाहिद जी जवाब दीजिए, आपके लिए है ये सवाल। कन्नौज तो हार गई थी सुब्रत पाठक से, कन्नौज तो हार गई थी वो, क्या यहाँ जीत पाएंगी? देखिए, अभी तो आपका चैनल सहित सारे चैनल सवेरे से, जब से आदरणीय डिम्पल यादव जी के नाम की घोषणा हुई है, आप खुद बता रही हैं, आपका चैनल सारे संवाददाता आपके बता रहे हैं कि बहुत बड़ा दाव है, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है, और बहुत बड़ा दाव है, यहाँ तक चरखा दाव है अखिलेश यादव जी का। तो ये तो खुद सारे चैनल्स बयान कर रहे हैं, और वहां के मतदाता, जो वहां की सम्मानित जनता है, लाखों लाख, अरे आप देखिए कितने खुश है वो लोग, ढोल नगाड़े बज रहे हैं वहां पर। वहां तो ऑलरेडी जीत की अग्रिम बधाई दे दी गई है। कहां बीजेपी लड़ाई में, बीजेपी बिला वजह अपना टाइम वेस्ट कर रही है। बीजेपी से जनता तो आक्रोशित है बहुत ज्यादा। आप देखिए जिस तरह से इन्होंने वादे किए कि राजेश जी जवाब दीजिए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपना, अब जो ये मंथन और बैठकों का दौर चल रहा है खत्म कर दीजिए, छोड़ दीजिए। सत्ता में आए, देखिए ये आजमगढ़ से मजबूत किला नहीं है, ये रामपुर से मजबूत किला नहीं है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मैं आज आपके चैनल पे बैठ करके बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इनकी ये जो गलतफहमी है दूर होगी। मैं एक बार फिर कहूंगा, किसी की पापोती है क्या मैनपुरी जी? लेकिन थोड़ी टेक्निकल बात कर लेते हैं। ये रजवाड़े नहीं चलते हैं राजेश जी, आप रजवाड़े नहीं राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सामान्य कार्यकर्ता आकर के समाजवादी पार्टी की बहू डिम्पल यादव पर आएगा। वहाँ वंशवाद चल रहा था, वहाँ जागीर थी। अब जवाब दीजिए, लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में वहां पर भी तो आपने पुत्र को ही उतारा। कोई जवाब है? ये तो कार्यकर्ता था पार्टी का कार्यकर्ता था, वहीं रहता था। डिम्पल यादव भी पार्टी को सांसद रह चुकी हैं। किया है नहीं किया हमने वहां पर समाजवादी पार्टी को धूल चटाई या नहीं चटाई? अरे परिणाम वहीं से देख लीजिए, जो गोला गोकर्ण में हुआ है वही मैनपुरी में भी होने वाला है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी योजना को ये नहीं समझ पाएंगे आज देश की। अच्छा ठीक है राजेश जी, अपनी योजना जरा हमें ही समझा दीजिए। देश की जनता राजेश जी के साथ रहना चाहती है, राजेश जी की जनता योगी जी के साथ रहना चाहती है। बहुत बढ़िया, अपनी योजना जरा हमें ही समझा दीजिए। समाजवादी पार्टी ने तो क्लियर कर दिया, कैंडिडेट का नाम भी जिलाध्यक्ष भी बना करके उन्होंने शाक्य वोटों को साधने की भी कोशिश कर दी, अपना दांव चल दिया है।
बीजेपी कौन सा दांव चलने वाली है? आप भी बना लीजिए अपनी योजना। कौन बड़ी बात है? मैं तो कहता हूं उसको चुनाव लड़ाते ना, यही तो मैं कह रहा हूं। क्यों छल रहे हो किसी समाज को? क्यों अपमानित करने का काम कर रहे हो? जिलाध्यक्ष क्या होता है साहब? आप उसको चुनाव लड़ाते तो समझ में आता है कि आप साक्य समाज को सम्मान दे रहे हो। आपने साक्य समाज का भी अपमान किया है। आप बड़ा दिल दिखाते, लड़ाते उसको तो समझ में आता। ये केवल घबराहट है हार की, और ये आहट है हार की। जो आजमगढ़ में हार करके जिस तरह से मनोबल आज समाजवादी पार्टी का टूटा हुआ है, रामपुर के अंदर कल्पना नहीं थी इनके चचा जहां पे बिल्कुल सर्वे सर्वा होते थे आजम खां साहब, वो भी पटकनी खा जाएंगे। तो इतिहास गवाह है इस बात का कि यहाँ भी उपचुनाव में भारतीय रामपुर का आपने जिक्र किया है तो एक सवाल नाहिद लारी खान से कर लेती हूँ। रामपुर को लेकर जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है, अब यहाँ पर भी उपचुनाव होगा। आजम खां को सेशन कोर्ट से झटका लग गया है। रामपुर को लेकर समाजवादी पार्टी कोई रणनीति बना रही है या आजम खां को फिर अकेला छोड़ दिया गया है विधानसभा उपचुनाव के लिए भी, कि जो करना है वही करे? मेनका जी, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ तो आप ये समझे कि जनता की अदालत है, जो रामपुर की जनता की अदालत है, उसने माननीय आजम साहब को 40 वर्षों तक जिताया। 40 वर्षों से वो जीत रहे। और ये समझिए कि आपकी वहाँ की जो रामपुर की जनता की अदालत है उसने बीजेपी को अनेकों बार रामपुर की लोकसभा चली गई, थे उसको भी जोड़ दीजिए। रामपुर की लोकसभा चली गई, इससे पहले भी कई बार हारते रहे हैं, हार गए थे, विधानसभा भी हारे। ठीक है, 1996 में विधानसभा हार गए थे, बीच बीच में हारते रहे। नहीं, आप जानकारी ठीक दीजिए नायदा जी, आप जानकारी पूरी जानकारी जिस तरह झूठ का पुलाव समाजवादी पार्टी बनाती है उस तरह से मत बनाइए। लेकिन आजम अकेले लड़ते दिख रहे हैं चुनाव हारते नाहिद जी, आजम इस वक्त अकेले लड़ते दिख रहे हैं। रामपुर लोकसभा जब चुनाव हो रहा था उपचुनाव, तब भी वो अकेले थे और अब भी अकेले ही लड़ रहे हैं। नहीं, ये सब तो बीजेपी और मोदी मीडिया द्वारा बनाई गई बातें हैं। ये आप कैसी बात कर रही हैं? ये आप कैसी बात कर रही हैं? आपको आजम खां के बेटे का वो बयान याद है या नहीं है? अब्दुल्ला आजम का वो बयान याद है या नहीं है? नाहिद जी, अब्दुल्ला आजम के शब्द थे कि मुसलमान तो दरी बिछाने के लिए हैं, हमारे शरीर से बदबू आती है जब कोई जिम्मेदारी देने की बात होती है। आजम खां का दर्द है कि एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। अखिलेश यादव पर तंज, वो याद नहीं है क्या? भूल गए क्या? आप अपने बड़े चाणक्य आजम खान ने ये भी कहा था कि मुलायम सिंह धोती के नीचे खाकी अंडरवियर पहनते हैं। तो आपने सुना नहीं, इसका मतलब आपने वो बयान सुना ही नहीं। खान ने ये भी कहा था कि मुलायम सिंह यादव आरएसएस का लेकर पहनते हैं धोती के नीचे। उन्हीं आजम खां का दर्द भी कई बार सामने आ चुका है, उन्हीं आजम खां का दर्द भी आ चुका है। वो साथ खड़े जरूर दिख रहे हैं। जब नेताजी का जब उनका निधन हुआ था तब भी आजम खां पहुंचे थे, साथ जरूर खड़े होते दिख रहे हैं, लेकिन उतनी मजबूती से समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी होती नहीं दिखती है। कई मौकों पर, एक दो नहीं कई मौकों पर, और इसलिए सवाल बार बार उठते हैं। ठीक है, चलिए, लड़ाई तो दिलचस्प होती जा रही है। समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया है मैनपुरी को लेकर, डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारकर, और वहीं आलोक शाक्य को भी बड़ी जिम्मेदारी देकर। लेकिन बीजेपी के पास क्या जवाब है इस दांव का, उसे देखने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। और यहां पर एसबी-एसपी भी दांव खेल रही है। 3 सीटों पर उपचुनाव होने और तीनों सीटों को लेकर चर्चा जबरदस्त चल रही है। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त हमारे साथ महाबहस का हिस्सा बनने के लिए, और बाकी की खबरों के लिए चलेंगे अपने सहयोगी अमित शुक्ला के पास।